हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तुम्हारी इंडियन इको का चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, जहां से आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करेंगे। 2 से 3 पार्ट्स में, छोटी छोटी वीडियोस में हम इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। हर एक वीडियो नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि क्या है, रूरल डेवलपमेंट। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, हमें नाम से समझ आ रहा है कि हमारे भारत के, हमारे देश के रूरल एरियाज को डेवलप करने के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी में क्या क्या आता था वो सब कुछ हमने पढ़ा। इकोनॉमी की पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के बाद क्या हुआ, 1990 में हम क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल कैसा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे देश का एनवायरनमेंट कैसा है, वो सब भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि लोग ही तो हैं जो इकोनॉमी में काम करते हैं, है ना। एंड इकोनॉमी का एक मेजर इम्पोर्टेंट पार्ट एनवायरनमेंट भी है, ठीक है ना। बट सबसे ज्यादा एक चीज जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हमारे रूरल एरियाज। क्योंकि अगर तुमने शुरू में भी पढ़ा हो ब्रिटिशर्स वाले चैप्टर में, हर जगह पे हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। तो रूरल एरिया हमारे देश की इकोनॉमी की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो रूरल एरिया को पढ़े बिना हम कैसे इकोनॉमी पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम रूरल एरियाज पे फोकस करेंगे पूरी तरीके से। यहाँ पे बस तुम्हें एक चीज याद रखनी है, व्हेन आई से रूरल एरिया, तुम सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बताओ, तुम सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियसली आ रहा होगा एग्रीकल्चर। बट वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली एग्रीकल्चर, वी आर सेइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ रूरल पीपल, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, वेदर इट इज एनीथिंग एल्स। हम सब कुछ पढ़ेंगे हमारे रूरल एरिया के लोगों के लाइव्स के बारे में, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेइंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आई एम सेइंग रूरल डेवलपमेंट। कि रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी जिंदगी को डेवलप करना है, डजंट मैटर वो एग्रीकल्चर में है या नहीं है। तो एग्रीकल्चर, हाँ, एक मेजर पार्ट है रूरल एरिया का, तो एग्रीकल्चर के बारे में तो पढ़ना स्वाभाविक है ना। लेकिन उसके अलावा भी बाकी सब कुछ पढ़ेंगे। तो एक ओपन माइंड के साथ चैप्टर पढ़ना कि ओवरऑल रूरल एरिया में क्या प्रॉब्लम्स है एंड ओवरऑल हर एक प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओपन माइंड के साथ पढ़ना, सिर्फ एग्रीकल्चर पे स्टिक मत रहना, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। अच्छा, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या मतलब है, क्यों चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट लानी है, सब कुछ एक एक करके डिटेल में हम रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब, क्या मतलब है रूरल डेवलपमेंट का, मैंने तुम्हें बता दिया। रूरल एरिया के लोगों की जिंदगी को डेवलप करना, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर बट एवरीथिंग। पढ़ो डेफिनेशन मेरे साथ, ऊंची ऊंची बोल के मेरे साथ पढ़ो डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो उनकी, देखो अगेन, एग्रीकल्चर की सिर्फ बात नहीं हो रही, एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर ओवरऑल लोगों की जिंदगी, लोगों की ओवरऑल जिंदगी, फिर चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, चाहे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी चीज की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बैंकिंग की प्रॉब्लम है, हर एक चीज को, उनकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इंप्रूव करना एंड इकोनॉमिक वेलबींग लोगों का लेके आना। बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द लोग जो रूरल एरिया में होते हैं वो गरीब होते हैं। हमारे देश में भी अगर मैं टोटल गरीबों में से देखूं, मेजोरिटी ऑफ लोग रूरल एरियाज के ही होंगे, पुअर पीपल, बिलो पॉवर्टी पीपल। तो उनके इकोनॉमिक वेलबींग को इंप्रूव करना एंड उनकी ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करना, वो हमारे इस चैप्टर का, रूरल डेवलपमेंट का मतलब है। कौन कौन आएंगे रूरल एरिया में? फिर चाहे कोई फार्मिंग में है या इवन कोई नॉन फार्म एक्टिविटी में भी है, हर वो इंसान जो रूरल एरिया में रहता है वो रूरल डेवलपमेंट के स्कोप के अंदर आएगा। क्यों चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया मेरे लिए, रूरल डेवलपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिंस 1991। तुम सबको पता है 1991 में क्या हुआ था, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हुआ था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया अब से मैं कुछ नहीं करूंगी, अब प्राइवेट सेक्टर करेगा, ठीक है। अब ग्लोबलाइज कर दिया है, बाहर से कंपनियां आएंगी, फॉरेन कंपनीज करे, प्राइवेट सेक्टर करे, जिसको करना है करे, सरकार नहीं करेगी। तो सरकार ने जो है ना, इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर दी थी एग्रीकल्चर में 1991 के बाद। सरकार सब्सिडी नहीं देती थी, सरकार मदद नहीं कर रही थी फार्मर्स की। लेकिन फार्मर्स जो है, रूरल एरिया के जो लोग हैं वो तो है गरीब,
जिसको चाहिए सरकार की सपोर्ट, और सरकार इनको सपोर्ट दे नहीं रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है ये पढ़ना कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। 1991 से पहले एग्रीकल्चर इंप्रूव कर रहा था, इंप्रूवमेंट हो रही थी, पर उसके बाद गवर्नमेंट ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, सपोर्ट पीछे खींच लिया, जिसके बाद प्रॉब्लम्स काफ़ी हमें देखने को मिली। रूरल पीपल अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 3/4 हमारी टोटल पॉपुलेशन, मतलब सोच के देखो, जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड शहर है ना, दिल्ली मुंबई, इन सब में जस्ट 1/4 है, और मेजोरिटी ऑफ लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, 3/4, ठीक है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है जीडीपी में वो गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है? क्योंकि सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सरकार ने तो भैया जी बोला कि तुम इंडस्ट्रीज बनाओ, तुम सर्विस सेक्टर में जाओ, एग्रीकल्चर पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी शेयर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, मेजरली आफ्टर 1991, ठीक है। लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। देखो, जो एग्रीकल्चर के लोग हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये होना चाहिए कि तुम एग्रीकल्चर छोड़ दो और कुछ दूसरा काम पकड़ लो, क्योंकि भैया एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दूसरा काम पकड़े तो पकड़े कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इन लोगों को नौकरी मिलती ही नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में इन लोगों को नौकरी मिलती ही नहीं है। इफ यू रिमेंबर, आई थिंक चैप्टर 3 में ही हम पढ़ते थे कॉन्सेप्ट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ, जिसमें हमने बोला था कि भैया जॉबलेस ग्रोथ हुई है जितनी भी एलपीजी की वजह से हुई है, ठीक है। हमारी जीडीपी बढ़ गई, इंडस्ट्री बढ़ गई, सर्विस सेक्टर बढ़ गया, जॉब्स मिली नहीं लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। तो जो एग्रीकल्चर छोड़ के भी अगर इंसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? क्योंकि जॉब ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो लोग सोचते हैं भैया अपने खुद के खेत पे एग्रीकल्चर ही कर लो, कुछ तो कर लो, बाहर जाके तो अनएम्प्लॉयड बैठे रहोगे, इससे अच्छा है खेती बाड़ी ही कर लेते हैं। तो जॉबलेस ग्रोथ की भी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें रूरल एरिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अगला मैटर ऑफ कंसर्न मेरे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, 25.7%, यानी ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ रूरल पीपल लिव्ड बिलो पॉवर्टी लाइन इन 2011-12। 2011-12 जो कि हमारा आखिरी सेंसस था हमारे देश का, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ हमारी पॉपुलेशन का। उस टाइम पे टोटल रूरल पॉपुलेशन में से 1/4, 1/4 लोग, 25.7% लोग 2011 में भी पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। 2011 मतलब कितना बाद हो चुका है ना, कितना टाइम हो गया हमारी आजादी को, और इसके बाद भी ऑलमोस्ट 20 साल आफ्टर 1991 वाले रिफॉर्म्स, उसके बावजूद भी इतने सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे थे, अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके बारे में पढ़ें। एरियाज कवर्ड इन रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या एरियाज है, इन सभी एरियाज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमें वहां के लोगों के ऊपर, वहां के ह्यूमन रिसोर्स, इंसानों के ऊपर डेवलपमेंट उनकी करनी होगी, उनके ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि हमने वही बात है कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं होगा तो कोई भी जगह, कोई भी देश कुछ डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। तो वहां के लोगों को पढ़ाओ, पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। फीमेल लिटरेसी को इंप्रूव करो, बिकॉज फीमेल्स का बहुत ज्यादा बुरा हाल है आज के देश में, आज के टाइम पे भी। छोटे छोटे शहरों में भी बुरा हाल है, सोचो विलेजेस में कितना बुरा हाल होगा आज के देश, आज की डेट में, ठीक है। आज की डेट में भी छोटे शहरों में भी बहुत बुरा हाल है वुमेन का, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। सोचो विलेजेस में तो कितना ही बुरा होता होगा, ठीक है। सो दैट इज वाई वुमेन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है कि हम वुमेन की लाइफ इंप्रूव करें, लिटरेसी रेट इंप्रूव करें, एंड ओवरऑल लेवल पे भी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तभी तो कहीं बाहर जाके नौकरी करेंगे, पर ये लोग पढ़ लिख ही नहीं रहे तो बाहर जाके नौकरी भी कैसे करेंगे बेचारे। हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए। आज की डेट में भी तुम सुनते हो, मतलब आई डोंट नो तुमने मूवीज ऐसी देखी हैं कि नहीं, बट पहले मूवीज में साफ साफ दिखाया जाता था कि विलेज का आदमी है, वो बीमार हो गया, अब अगर हॉस्पिटल जाना है तो 2 घंटा दूर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। एक छोटा सा वैद्य जी होते थे वहां पे, जो वैद्य जी को ज्यादा कुछ आता नहीं होता था, बट अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना है तो 2 घंटा दूर जाना पड़ेगा, तब तक जाते जाते बेचारे पेशेंट की डेथ हो जाती थी। तो आज की डेट में भी रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल्स की, जो हमारी हेल्थ की फैसिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा बुरी है, जिसको इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, तुम्हें रिसोर्सेज भी एक्सपैंड करने पड़ेंगे। ईच लोकेलिटी टू इंप्रूव अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। अगेन जैसे मैं कह रही हूँ कि लोगों के पास अपना खुद का लैंड होता है, वो उस लैंड पे फार्मिंग कर लेते हैं, और फार्मिंग करके ठीक है कुछ एक एग्रीकल्चर से पैसा कमा लेते हैं। पर अगर मैं बोलूँ भैया एग्रीकल्चर के अलावा और क्या करोगे, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है वहां पे, विलेजेस में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं। दैट इज वाई मैंने बोला कि अपने माइंड को ओपन रखना। एग्रीकल्चर सब कुछ नहीं है,
बट मेजॉरिटी एग्रीकल्चर है, क्योंकि वहां पे और अपॉर्चुनिटीज डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि हर किसी को रूरल एरिया सोचते ही एग्रीकल्चर आता है, इसलिए कभी कोई और अपॉर्चुनिटी ढूंढता ही नहीं है। तो तुम और भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को एक्सपैंड करो, और भी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आओ विलेजेस में, कि अगर तुम्हें ये नहीं करना कुछ और करो। क्या करोगे उसके बारे में आगे सारी पढ़ेंगे, क्या क्या नॉन फार्म एक्टिविटीज तुम कर सकते हो विलेज में रह के भी, कैसे पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स हमारे चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़े थे। लैंड रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, जो लैंड रिफॉर्म चैप्टर 2 में हमने पढ़े थे, बहुत जरूरी है, जो कि बहुत अच्छे से नहीं हो पाए थे इंप्लीमेंट, क्योंकि सरकारों की वजह से ऑब्वियसली कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, सरकार हमारी अच्छी है ही नहीं, ठीक है, विच इज वाई उसके उसके अंदर हमने क्या किया था, चेंज इन द ओनरशिप करी थी, कि जो जमींदार थे, जमींदार से हमने लैंड लेके किसको दिया था, पुअर फार्मर्स को लैंड दिया था, ठीक है। और हमने क्या किया था, इट इंश्योर्ड लैंड इज एक्चुअली पास टू द पीपल हु कल्टिवेटेड लैंड, टू द टिलर वाला काम हमने किया था, बीच में से मिडिल मैन को हमने हटाया था, ओनरशिप को हमने चेंज किया था, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, बट हाँ काफी हद तक हुआ भी था। 200 लाख फार्मर्स हम पढ़ते थे ना, सरकार के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ पाए थे, जिसकी वजह से काफी फायदा हुआ भी था, बट जिस स्केल पे होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ था, ठीक है। इसकी वजह से सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है रूरल लोगों की वो इंप्रूव हुई थी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन जो है वो भी इसकी वजह से इंप्रूव हुई थी, ठीक है। बट अगर इसको और ज्यादा अच्छे से करोगे तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। पॉवर्टी भी ओवर द टाइम रिड्यूस हुई है, 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आज की डेट में भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है हमारे देश की। सीरियस नीड फॉर टेकिंग सीरियस स्टेप्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शंस। हमारे देश का आज भी कहते हैं 30% जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ऑल्दो हाँ बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, पहले से देखा जाए तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक तो वैसे इतने सारे लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, इनमें से भी मेजॉरिटी लोग रूरल एरिया में रहते हैं। तो रूरल एरिया में अगर हम पॉवर्टी हटा देंगे तो पूरे देश भर में से पॉवर्टी हट जाएगी, ठीक है ना। एंड ये बहुत ज्यादा बड़ी मेरे पास प्रॉब्लम है, जिसको मुझे ठीक करना ही होगा, तभी जो मेरे देश की ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो पाएगी। तो पॉवर्टी को हमें हटाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। रूरल एरियाज में जैसे मैंने बोला कि 2 घंटे दूर है हॉस्पिटल, ठीक है, तो वहां पे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आओ। 2 घंटे दूर जाने के लिए भी रोड्स तक अच्छी नहीं है, ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, हमने पढ़ा था ना, रेलवेज नहीं है, पावर बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होता है, वाटर सप्लाई नहीं होती है, पढ़ाई तो तुम भूल ही जाओ नहीं होती है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द कंट्री दैट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आपको जो है ना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो गरीब लोग हैं आपके देश के, उनको कुछ फायदा हो सके, उनको एजुकेशन मिल सके, हेल्थ मिल सके, ठीक है। तो आप लैंड टू द टिलर जैसे लैंड रिफॉर्म्स तो ला रहे हो, वो तो अच्छी बात है, पर उसके साथ साथ आप पैसा भी इन्वेस्ट करो, आप अपने लोगों को पढ़ाई दो, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, ठीक है, हॉस्पिटल्स को डेवलप करो। तो ये तो हो गई कि हम क्या क्या हमें करना चाहिए, क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है रूरल एरियाज में काम करना, है ना, हमें मेजरली किन किन चीजों पे फोकस करना है। अब यहाँ पे जो वन ऑफ द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी वीडियो का, मेरे चैप्टर का, वो क्या है मेरा, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट माने तो कि भैया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज में, वो होती है लोन की। देखो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर लोन लेना बहुत ज्यादा रेगुलर होता है, जरूरी भी होता है, रेगुलर भी होता है। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें रेगुलर बेसिस पे लोन लेते हैं फार्मर्स। क्यों लेते हैं, देखो, हाँ आपको पता है जो एग्रीकल्चर है वो सीजनल होता है, ऐसा नहीं होता कि हर महीने तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आती रहेगी, ऐसा नहीं होता। एग्रीकल्चर सीजनल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कुछ पहले सीड्स सो करते हो, ठीक है, फिर कुछ 3-4 महीने तक जो है आप पानी देते रहते हो, इरिगेशन करते रहते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भी टाइम आता है, जब मौसम आता है, तब आप हार्वेस्ट करते हो फाइनली। इस सब के बीच में करीब करीब 6 महीने का टाइम पीरियड तो आराम से होता है। हार्वेस्ट करने के बाद फिर वो चीज बाजार में जाती है, बिकती है, फिर आपके पास पैसा आता है। तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पहले 6 महीने पहले आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सीड्स खरीदोगे, है ना, कुछ मशीन वगैरह खरीदोगे, पूरा सीड सारे बीज को सीड सो करोगे, फिर आप इरिगेशन करोगे, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें उसमें लगाओगे, ठीक है। अपनी 6 महीने की मेहनत लगाओगे, 6 महीने तक कुछ आपको नहीं मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा 6 महीने तक तुम्हें। उसके बाद 6 महीने बाद तुम्हारी फसल उगेगी, फसल जब तुम्हारी हार्वेस्ट हो जाएगी, तो फसल के हार्वेस्ट होने के बाद तुम उसको बाजार में लेके जाओगे, बेचोगे, फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। पर पहले 6 महीने तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारी फसल हार्वेस्ट नहीं हो जाती, तुम उसको मार्केट में जाके सेल नहीं कर देते, तब तक तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। तो तुमने इन्वेस्ट तो पहले ही कर दिया,
पैसा मिलेगा 6 महीने के बाद, और वो भी तब मिलेगा अगर फसल अच्छी हुई तो। मान लो इस बीच में बारिश कम हो गई, बारिश ज्यादा हो गई, फ्लड्स आ गए, इस बीच में एनिमल्स की वजह से फसल खराब हो गई, गर्मी ज्यादा पड़ गई, कुछ भी, सर्दी ज्यादा पड़ गई, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, इस सब में रिस्क तो बहुत ज्यादा है ही। तो अब इस सब के बीच में हो गई कुछ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से तुम्हारी फसल हो गई खराब, तो जो 6 महीने बाद पैसा आना था वो भी नहीं आएगा, जो इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो भी डूब गई, तो अब क्या करोगे? तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो एग्रीकल्चर है, इसमें लोन लेना बहुत ज्यादा आम बात है, ठीक है। और बहुत रेगुलर बेसिस पे जो फार्मर्स है वो लोन लेते हैं, इवन नॉर्मल बिजनेसमैन भी रेगुलर बेसिस पे लोन लेते रहते हैं, पैसा चुकाते रहते हैं, ये रेगुलर बात है, नॉर्मल बात है। पर एग्रीकल्चर के केस में ना यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, विच इज वाई ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर के केस में रूरल क्रेडिट को पढ़ना। तो एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है ना कि तुम्हारा रिस्क बहुत ज्यादा है, अगर तुम्हारी ये चीज खराब हो गई तो तुम्हारा पैसा सारा डूब जाएगा। तो एग्रीकल्चर के केस में तुम्हें पैसा कहाँ से मिलेगा, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेगा, वो सब पढ़ना बहुत जरूरी है। ये समझ आ गया कि लोन क्यों चाहिए। अब देखते हैं लोन कैसे कैसे दिया जा सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है, ठीक है। देखो, ऑन द बेस ऑफ टाइम लोन कैसे कैसे ले सकते हो, या तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, ठीक है, लेस देन 15 मंथ, या तो मीडियम टर्म के लिए लोन ले सकते हो, या तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले सकते हो। इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से लोन तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बेसिस ऑफ पर्पस ऑफ लोन, या तो तुम प्रोडक्टिव लोन ले सकते हो या तो अनप्रोडक्टिव लोन ले सकते हो। प्रोडक्टिव लोन है मतलब कि तुमने कुछ अपनी एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया है, तुमने सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, फार्म में कुछ ना कुछ करने के लिए लोन लिया है, या फिर तुम अपने घर पे शादी करने के लिए लोन लिया है। और पर ये भी तो होता है ना कि शादी करने के लिए भी लोग लोन लेते हैं, तो शादी करके, शादी इज एन अनप्रोडक्टिव थिंग, उससे कोई तुम्हें रिटर्न नहीं मिलेगा, पर एग्रीकल्चर करके तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे लोन लिया जाता है। दो सोर्सेज होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में कौन आते हैं? ऐसे लोग आते हैं जो हमारे बेचारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमारे ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, रिच लैंडलॉर्ड्स हो गए। यहाँ पे क्या होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में? देखो क्या होता है, कोई भी यहाँ पे कोलेटरल यूजुअली नहीं होता, ठीक है। कोई भी यहाँ पे काफी बार कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। काफी बार यहाँ पे कोई फिक्स टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है फार्मर को एक्सप्लॉइट, यहाँ पे किया जाता है फार्मर को एक्सप्लॉइट। जैसे मूवीज में अगर तुमने देखा हो कि अच्छा तू मेरा लोन नहीं चुका सकता, ऐसा कर अपनी बेटी की शादी कर दे मेरे बेटे के साथ या मेरे साथ, ऐसे करके कुछ है ना। या फिर अच्छा तू मेरा लोन नहीं चुका सकता, आजा मेरे घर पे नौकरी कर मेरी, आजा मेरे घर पे बर्तन धो, सफाई कर, ये कर वो कर। तो होता क्या है ना कि ऐसे केस में तुमने कोई फिक्स टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी। अच्छा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता भी है तो वो बहुत हाई होता है, ठीक है। और अगर बाय चांस फार्मर बेचारा वो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं पे कर रहा, वो तुम्हारा पैसा नहीं दे पा रहा, तो उसको किया जाता है एक्सप्लॉइट। तो ये जो पूरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो सर्कल था, वहां पे किया जाता था फार्मर्स को एक्सप्लॉइट, और इनको फंसाया जाता था एक डेट ट्रैप में। अच्छा फार्मर्स बहुत बार अनप्रोडक्टिव लोन भी लेते थे, बेटी की शादी करनी है लोन दे दो। तो अनप्रोडक्टिव वाला जो लोन है उसको तुम चुकाओगे कैसे? चुकाओगे कैसे? वो पैसा रिटर्न थोड़ी मिलेगा उसके ऊपर कुछ तुम्हें, ऐसा थोड़ी है कि बाजार में फसल बेच के पैसा आ जाएगा, नहीं, है ना। तो डेट ट्रैप में फंसाया जाता था फार्मर्स को, ठीक है। गरीबों को डेट ट्रैप में फंसाया जाता था, मतलब तुमने एक बार लोन ले लिया, तुमने एक बार लोन ले लिया, क्या होगा उसके बाद तुम्हारे साथ अगर कुछ भी बुरा हो गया, क्योंकि मैंने बोला बहुत रिस्की है, तुमने एक बार लोन लिया, ठीक है, बेटी की शादी करने के लिए, अब तुम वो लोन चुका नहीं पा रहे हो, उस लोन को चुकाने के लिए तुम्हें दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते बहुत बार फार्मर क्या करते थे, एक लोन, दूसरा लोन, तीसरा लोन, लोन पे लोन लेते रहते थे, और वो कभी किसी का लोन चुका ही नहीं पाते थे। फिर जब वो लोन नहीं चुका पाएंगे, फिर उनको करा जाएगा एक्सप्लॉइट। अगर तुमने खबरों में कभी सुना हो तो चाइना करता है ये चीज पाकिस्तान के साथ। सबको पता है पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, सबको पता है पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अगर तुम्हें पता ही है कि उस इंसान के पास पैसा नहीं है, तो तुम उसको लोन क्यों दोगे? नहीं दोगे ना। पर चाइना उसको फिर भी पैसा देता है, चाइना को पता है इसके पास कुछ नहीं है, ये मेरा पैसा कभी वापस नहीं कर सकता, पर चाइना फिर भी पैसा देता है। क्यों देता है? क्योंकि आज मैं पैसा दूंगा, कल को वो वापस नहीं करेगा, तो इसकी जमीन मेरी हो जाएगी,
इसका लैंड मेरा हो जाएगा, इसके एयरपोर्ट मेरे हो जाएंगे, इसका ये, इसका वो मेरा हो जाएगा। समझ रहे हो? यही चीज फार्मर्स के साथ करी जाती थी। उनको लोन दिया जाता था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मुश्किल टर्म्स एंड कंडीशन पे दिया जाता था। ऑब्वियसली फार्मर नहीं चुका पाते थे, फिर उनको किया जाता था एक्सप्लॉइट। ठीक है, तो मनी लेंडर्स कौन होते थे? वो लोग जो जिनका काम ही है पैसा उधार पे देना, वो भी ऐसे करते थे। लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, तो हमें पता ही है ब्रिटिशर्स के टाइम से ये तो तंग करते आ रहे हैं हमारे बेचारे फार्मर्स को। ठीक है, फिर होते थे ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये लोग, रिलेटिव्स तो सबको पता ही होगा, है ना। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स यूजुअली क्या करते थे? ये ऐसा बोलते थे कि ना ठीक है, आप जो है हम लोन देंगे, लोन के बदले में आप अपनी फसल का, आप अपनी जो फसल है वो हमें दे देना। हम आपको लोन दे देते हैं, लोन के बदले में आप एग्रीकल्चर करो, फसल उगाओ, और जो भी तुम्हारा हार्वेस्ट होगा वो तुम मार्केट में जाके सेल नहीं करोगे, वो तुझे हमें देनी पड़ेगी एक कम रेट पे। बाजार में अगर 100 रुपए की बिकेगी ना, तो मुझे लाके 50 रुपए में दे दे, और फिर मैं जाके उसको बाजार में बेचूंगा 100 रुपए में। तो जो फार्मर है यहाँ पर, वो इंटरेस्ट देने की बजाय अपनी जो फसल था वो दे देता था ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स को एक सस्ते दाम पे। ठीक है, चले आगे। दूसरे आते हैं मेरे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से होते हैं? ये सारे होते हैं बेसिकली, जिसमें आते हैं कुछ हमारे पास फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। दिस इज बेसिकली फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। अगर तुमने देखा हो पिछले वाला जो था वो कोई फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं था, वहां पे एक्सप्लॉइट किया जाता था फार्मर्स को। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई कोलैटरल नहीं, कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, वहां पे एक्सप्लॉइट करने का ही सिस्टम था। पर जो मेरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, ये है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जहां कोलैटरल भी होगा, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा जो कि थोड़ा कम होगा। एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा फार्मर्स को। उनको ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा तो लोन नहीं चुका रहा, आके हमारी स्लेवरी करो, आके हमारे नौकर बनो, ऐसा सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है जिसमें फार्मर्स की एक्सप्लॉइटेशन रोकी गई, जिसके अंदर ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले सेकंड नंबर इसके पार्ट में, जहां पर मैं सब कुछ ये आपको अब बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। आज की वीडियो को अभी हम यहीं पे करते हैं खत्म। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसके साथ। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे देख लेना, अगर अगला पार्ट देखना है तो ऊपर भी लिंक डाल दूंगी, नीचे भी प्लेलिस्ट में आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे मैं हर रोज एमसीक्यू पोस्ट करती हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करना, बिकॉज 20 मार्क्स के एमसीक्यूज तुम्हारे पेपर में आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।